बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और आवाज़ के साथ भी आज आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी डॉक्टर के पास गई हुई थी, अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले ना, आके नमाज़ वगैरह खाना पड़ के नमाज़ पढ़ के खाना खा के मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। नहीं तो सुबह तो जो कंडीशन थी मेरे गले की, और मुझे यही लग रहा था कि आज एपिसोड रिकॉर्ड ही नहीं हो पानी। तो अभी भी जितनी हो सकती है ना उतनी हम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे दिन दोपहर में हादी घर से निकलने लगा तो सैलून की चेयर पर नूर खामोश बैठी नजर आई। क्या हुआ टिड्डी, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? हादी ने इसके पास आते हुए पूछा तो नूर ने टिड्डी लपस पर फिर घूर कर इसे देखा, मगर अचानक एक ख्याल नूर के जहन में आया। इसने अपनी परेशानी हादी को बताने का सोचा। हादी मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नूर चेयर से उठकर हादी के पास आई। अबे यार, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुम खामोश क्यों बैठी हो, ना कि तुम्हारी फजूल बात सुनाने का क्या है। हादी ने चिढ़ते हुए कहा। लाख लानत फिर तेरे। अब वो सबको बताना चाह रही है तो कोई उसको सुन नहीं रहा। हद नहीं हो गई वैसे। अरे हादी तुम सुनो तो पहले, नूर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, मगर हादी से इग्नोर करता बाहर चला गया। कोई मेरी बात नहीं सुनता, किसको बताऊं कि मुझे वस्तान भाई सही नहीं लग रहे, इनमें ज़रूर कुछ गलत है। नूर ने परेशानी से कहा। क्या गलत है मुझ में लिटिल गर्ल? वस्तान की आवाज़ पर नूर ने सामने देखा जहाँ वो सर्द नजरों से इसे घूरा था। ये कब आई यहाँ पर? नूर ने हैरत से सोचा। बताओ ना, क्या गलत है मुझ में? वजदान ने इसके करीब आते हुए फिर पूछा तो नूर ने थूक निकलते हुए नफ़ी में सर हिलाया और अंदर की तरफ भागी। ये ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगी, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। वजदान बड़बड़ाते हुए अंदर के सामने से रेहाना बेगम नजर आई। सलाम करके वजदान ने इनसे मिशाल से अकेले में बात करने की इजाज़त ली, फिर इसके रूम का पूछ कर ऊपर की तरफ चला गया। गेट नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। आप? इसे देखकर मिशाल ने हैरत से पूछा। मिशाल, मैं तुमसे सॉरी करने आया हूँ। वजदान के कहने पर मिशाल चुप रही। मिशाल, मैं कल से काफ़ी गिल्ट में हूँ। कल ऑफिस में भी तुम्हारी फिक्र लगी रही मुझे कि पता नहीं तुम घर पहुंची भी या नहीं, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे पास आया हूँ माफ़ी मांगने। वजदान ने लहजे को शर्मिंदा बनाते हुए कहा। वजदान, आपको पता होना चाहिए, इतना वीरान जंगल था, टैक्सी तो क्या, हमें कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर, और आप हमें इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। अगर अल्तमिश ना आती तो हम तो पूरी रात वहीं रह जाते। मिशाल ने रूटली कहा तो वजदान कुछ पल खामोश हो गया। सॉरी। इसके शर्मिंदा लहजे पर मिशाल ने तासुब से देखा। अच्छा छोड़े। मिशी, मेरी फ़ाइल। मिशाल अभी बोल ही रही थी जब अल्तमश रूम में आते हुए मिशाल से कुछ कहने लगा, मगर वजदान को वहाँ देखकर इसका रात का गुस्सा फिर और कराया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अल्तमश ने वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहा। अल्तमश, वो शर्मिंदा है। मिशाल ने अल्तमश को गुस्से में देखकर वजदान की तरफ कहा। इसके शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? अगर मैं कल वहाँ पर ना पहुँचता तो? अल्तमश ने वजदान को घूरते हुए कहा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अल्तमश, मेरा कोई इरादा नहीं था मिशाल को वहाँ छोड़ने का, पर ज़रूरी काम था। वजदान का कोई इरादा नहीं था अल्तमश से माफ़ी मांगने का, मगर मिशाल के सामने ऐसा अच्छा भी नजर आना था। ज़रूरी काम था तो तू इस तरह से मिशी को बीच जंगल में छोड़कर चला जाएगा? अल्तमश ने गुस्से से दांत पीस कर कहा। आई एम सॉरी। वजदान ने शर्मिंदा होने की भरपूर एक्टिंग की। अपना सॉरी अपने पास रख, अल्तमश ने गुस्से से कहा। अल्तमश, वो सॉरी कर रहे हैं ना? मिशाल को अल्तमश का वजदान के साथ इतना रूड रवैया बिल्कुल पसंद है, बल्कि अल्तमश इसकी बात इग्नोर करता फिर वजदान से बोला। आइंदा अगर ऐसी घटिया हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साले। अल्तमश, मिशाल ने गुस्से से कहा तो अल्तमश ने इसकी तरफ देखा। ये किस लहजे में आप बात कर रहे हैं वजदान के साथ? वो अपनी गलती मान रहे हैं ना, सॉरी कर रहे हैं, फिर क्यों इतना रूड हो रहे हैं आप? मिशाल ने झंझलाकर इससे पूछा तो अल्तमश ने हैरान कुन नज़रों से मिशाल को देखा। मिशी, मैं इस कमीने को उसकी गलती बता रहा हूँ, अल्तमश ने मिशाल से कहा तो मिशाल ने हाथ उठाकर इसे चुप करा दिया। बस, गलती बताने का ये मतलब नहीं कि आप खुद भी लिहाज भूल जाएं। ये कि आप इन्हें बार बार गालियाँ दे रहे हैं, मिशाल ने तासुब से कहा। मिशी, तुझे नज़र नहीं आ रहा ये गलत है? अल्तमश ने थोड़ा सख्ती से बोला। वजदान गलत नहीं है, बस इनसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग की नज़रों में गलत हो जाते हैं। लाख लानत तेरे थे, तेन वाकई तेन उत्ते चढ़ के आना, तेन कोई जानता ना लब्बन वास्ते, तू सैट रही। मिशाल ने जिस यकीन से कहा, वजदान ने चौंक कर मिशाल को देखा जो बिना मतलब कि इसकी हमायत में बोल रही थी, जबकि अल्तमश को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी है। मिशाल की उसकी हमायत में इतना बोली है जानते हुए कि वो गलत है, अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए रूम से चला गया। अल्तमश, मिशाल पुकारती रह गई मगर अनसुनी करके निकल गया, जबकि वजदान के लिए मंजर खुशाइन था। सॉरी मिशाल, मेरी वजह से उन दोनों की बात ख़राब हो गई, वजदान ने फिर शर्मिंदगी से कहा तो मिशाल इसकी तरफ मतवज्जा हुई। नहीं वजदान, आप शर्मिंदा ना हो, इनका गुस्सा ऐसा है जितनी जल्दी आता है इतनी जल्दी चला जाता है, वो ठीक हो जाएंगे। मिशाल ने इसे तसल्ली दी पर वो खुद घबरा गई थी अल्तमश के गुस्से से। अच्छा मिशाल, अब मैं चाहता हूँ ऑफिस के लिए निकल रही, तुम्हारा मोबाइल कल मेरी कॉल में छूट गया था। वजदान ने मिशाल को इसका फ़ोन देते हुए कहा तो मिशाल ने फ़ोन लेकर इस बात में सर हिलाया। वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहा था कि इसकी नज़र नूर पर पड़ी जो रेहाना बेगम से कुछ कह रही थी। इसने इसी तरफ अपने कदम बढ़ाए। अम्मी मेरी बात सुने, कोई नहीं सुन रहा है यार, नूर ने तकरीबन झंझलाते हुए कहा तो सब्जियाँ काटती रेहाना बेगम ने इसे खफकी से देखा कि मुझे और भी काम है। अच्छा बताओ क्या बात है?
इन्होंने आखिरकार सब्जियां साइड पर रखते हुए इससे पूछा, अम्मी आपको पता है कि जो वजदान भाई है ना? नूर ने बोलना शुरू किया। नूर बीबी तेन पता नहीं है, और जे ने तेरे घर ही फेरदा पे तो फिर तू कह रही है जिसको बताना उसको तो तुम बता नहीं, बाकी तुम महल्ले वालों को पकड़ पकड़ के बता रही हो, और वो भी तुम मेरे को सुनना पसंद नहीं कर रहा। जी मैं हूँ। इसकी आवाज़ पर नूर ने हड़बड़ाते हुए पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। क्या बताने जा रही है साली साहिबा आप मेरे बारे में? इसने लोगों के पास आते हुए शरारत से नूर को कहा। अरे बेटा इसे छोड़ो, ये तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रेहाना बेगम ने वजदान को देखकर अपनायत से कहा तो मसनूई मुस्कुराहट समेत बोला, जी बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं। इसके कहने पर रेहाना बेगम ने किचन का रुख किया। इसके जाने के बाद वजदान के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब होगी। इसने नूर को देखा जो खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी, फिर छोटे कदम उठाता हुआ इसके करीब आया। लिटिल गर्ल, कितनी बार तुम्हें समझाया कि अपने काम से काम रखो। वजदान ने कहते साथ हाथ बढ़ाकर नूर के चेहरे पर आई लट को आहिस्ती से इसके कान के पीछे अड़सा तो नूर बिदक कर दूर हुई, वरना बहुत पछताओगी। वजदान के सर्द लहजे पर नूर ने वहशत से इसकी तरफ देखा, जिसकी सर्द नजरें से अपने जिस्म के आर पार होती नजर आई। वो पीछे हटते हुए भागकर अपने रूम की तरफ गई। वजदान ने नागवार नजरों से इस छोटी मगर चलाक लड़की की पुष्ट घूरा। वो क्लब में बैठा सोचो में गुम अब तक पता नहीं कितने सिगरेट फूंक चुका था। मिशाल से बहस होने के बाद वो घर से निकल गया। वो मिशाल से कभी नाराज़ ना होता अगर उसे वजदान के सामने जलील ना करती। हालांकि वो जानती थी वजदान गलत था, फिर भी इसने वजदान की हमायत की। इसके लिए वो अल्तमश से लड़ी। विशु सोच आती से मिशाल पर फिर गुस्सा आने लगा। आज फर्स्ट टाइम इसे मिशाल की कोई हरकत बुरी लगी थी। अल्तमश ने अपनी वॉच पर टाइम देखा, 2:15 बज रहे थे। वो जानता था मिशाल इसका इंतजार कर रही होगी, पर वो भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। तभी इसकी नज़र इंटरेस्ट पर पड़ी जहाँ से नेहा आराम से चलती हुई आ रही थी। अल्तमश को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। वो यहाँ क्या कर रही थी? इसने अपने कदम नेहा की तरफ बढ़ाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अल्तमश ने इसके पास पहुँच कर गुस्से से पूछा। थैंक गॉड तामी तुम यहीं मिल गए। मैं कल से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, अब इतना भी का गुस्सा तामी कि तुम कॉल भी रिसीव नहीं करे। नेहा ने अल्तमश को देखते हुए परेशानी से कहा तो अल्तमश ने एक नज़र क्लब में देखा, फिर नेहा को। बाहर चलो, अल्तमश ने कहते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। क्लब से निकलकर अल्तमश पार्किंग एरिया में आया, फिर अपनी गाड़ी के बॉनेट पर तेक लगा लिया तो नेहा भी इसका बाजू थामते हुए इसके बराबर में खड़ी होगी। अच्छा तामी मूड ठीक करो ना, देखो मैं तुम्हें सॉरी कर रही हूँ। नेहा ने इसके फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन देकर कहा तो अल्तमश ने इसकी तरफ देखा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसने संजीदगी से कहा तो नेहा खुशी से इसके गले लग गई। ओह माय गॉड तामी, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो इसीलिए बात नहीं करे, मतलब मैं फजूल में इतनी टेंशन ले रही थी। नेहा ने चहकते हुए कहा तो अल्तमश ने इस बात से पकड़कर खुद से आहिस्ते से दूर किया। नेहा को इसका दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर इसने बात बदल दी। दिखाओ तो ज़रा कितनी सिगरेट पी है तुमने। नेहा ने इसके हाथ से सिगरेट का बॉक्स लेते हुए कहा। ओह माय गॉड तामी, तुम कितना स्मोक करते हो। इसने हैरत से बॉक्स खोलकर देखा जिसमें अब 2 ही सिगरेट्स पड़ी थी। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। अरे नहीं बाबा, इसने अल्तमश के बाजू से चिपक कर हंसते हुए कहा। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। अल्तमश अपना बाजू छुड़ाकर कार का गेट खोलते हुए बोला। इतनी जल्दी? तामी अभी तो हम अकेले टाइम स्पेंड करने बैठे और तुम्हें घर जाने की फिक्र लग गई है। मैं भी नहीं जा रही, ने नेहा ने रूठेपन से कहा। अल्तमश को गुस्सा आने लगा। पहले इसका मूड कम खराब था, जब नेहा के नखरे शुरू। नेहा चलो यार, मिशी वेट करी होगी। अल्तमश की ज़बान से वही फिसला जो वो सोचना नहीं चाहता था। इसकी बात पर नेहा का मूड सख्त ख़राब हुआ। क्या तामी, तुम बच्ची हो क्या जो इससे इतना डरते हो? नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। अल्तमश ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। तुम्हें मैंने कल भी कहा था ना कि मैं मिशी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता। अल्तमश ने इसे खींचा तो नेहा गड़बड़ाई, फिर जल्दी से संभलते हुए कहने लगी। ओ कम ऑन तामी, तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें किसी को इतना इन्वॉल्व मत करो कि तुम खुद ही सुकून से ना जी सको। कोई और क्या तुम्हें कोई कभी इतनी इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ में? नेहा की बात पर अल्तमश को अपनी और मिशाल की दोपहर की होने वाली बहस याद आ गई। मुझे किसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए और किसको नहीं, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेहा ने अल्तमश ने नेहा को संजीदगी से कहा और नेहा ने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया, फिर तहम्मुल से कहा। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ तामी कि तुम बस इतना मिशाल से डरा मत करो। तुम्हें किसने कहा मैं डरता हूँ मिशी से? मैं सिर्फ फिक्र करता हूँ इसकी कि वो हर्ट ना हो। अल्तमश को जैसे आग ही लगा कि इसकी बात, तभी इसने दांत पीस कर कहा। और मेरा हर्ट होना तुम्हें नहीं दिखता? नेहा के रूठेपन से कहने पर अल्तमश का दिल चाहा अपना सर पीट ले। नेहा मेरा दिमाग मत खराब करो, घर चलना तो चलो, इसने आजिज़ आकर कहा तो नेहा मुँह बनाकर इसकी कार में बैठ गई। अपने घर पर उतरने के बाद नेहा ने इसे बाय कहा तो बगैर जवाब दिए गाड़ी जन से भगा ले गया। इसके जाने के बाद नेहा ने अपने हाथ में अल्तमश का सिगरेट बॉक्स देखा, फिर फ़ोन निकाल कर मिशाल का नंबर डायल किया। मिशाल कब से परेशान लाउंज में चक्कर लगा रही थी। वो अल्तमश पर कभी गुस्सा न होती, पर इसका लहजा वजदान के लिए काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से मिशाल ने इससे बहस की, पर इसकी नाराज़गी का सोचकर वो परेशान थी। लेकिन इसे मालूम था वो खुद ज़्यादा देर मिशाल से नाराज़ नहीं रह पाएगा। तभी नेहा की कॉल आई। हेलो, इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। मिशाल वो तामी घर पर पहुँच गया क्या? नेहा ने मीठे लहजे में पूछा। नहीं तो, क्या वो आपके साथ थे? मिशाल ने पूछा। हाँ, दरअसल मेरे साथ क्लब में ही था, कुछ देर पहले मुझे ड्रॉप करके गया, पर अब कॉल रिसीव नहीं करा, तो तुम मुझे बता देना कि अपना सिगरेट का बॉक्स मेरे पास ही भूल गया। नेहा ने जितने आराम से कहा, मिशाल को हैरत का झटका लगा। सिगरेट? मिशाल ने हैरत से पूछा। हाँ, नेहा ने कहते साथ फ़ोन रखा। अब इसके होंठों पर शातराना मुस्कुराहट बिखर गई। मिशाल को शदीद हैरत हुई। अल्तमश और सिगरेट? क्योंकि मिशाल जब इसे हादी और
इसे और हादी को सिगरेट नोशी और इसी तरह की चीज़ों का नुकसान बताती तो अल्तमश का साफ जवाब यही होता कि वो इस तरह की कोई मोजी चीज़ यूज़ नहीं करता। तभी गेट खुलने की आवाज़ मिशाल की नज़र सामने उठी जहाँ से अल्तमश आ रहा था। वो लाउंज में आया तो इसे सामने ही मिशाल खड़ी नजर आई। वो इससे अभी तक नाराज़ था, इसलिए अपनी नाराज़गी का इजहार करता इसे इग्नोर करके ऊपर जाने लगा। तभी मिशाल की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। नेहा की कॉल आई थी। इसके कहने पर अल्तमश ने पलट कर मिशाल को देखा। क्या बोल रही थी? अल्तमश ने नॉर्मली पूछा। कह रही थी कि अपना सिगरेट का बॉक्स आप इन्हीं के पास भूल गए। मिशाल ने संजीदगी से कहा तो अल्तमश ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो भिंची हुई आईब्रो समेत इसकी तरफ देख रही थी। इसे नेहा पर शदीद गुस्सा है। अल्तमश ने अपने बालों में हाथ फेरा। मिशी, अल्तमश ने इसके पास आते हुए कहा, आप तो ऐसी मोजी चीज़ों से दूर रहते थे, फिर ये सब क्या है? क्लब, सिगरेट? मिशाल ने अफसोस से कहा तो अल्तमश इधर उधर देखने लगा। मिशी, जब मैं टेंस होता हूँ तब स्मोकिंग करता हूँ। इसने जैसे अपने जुर्म का इतराफ़ किया। अच्छा, और आप कब कब टेंस होते हैं बताएंगे? अक्सर आप रात को घर देर से आते हैं, मतलब आप क्लब में स्मोकिंग ही करते होंगे और घर आकर हमसे झूठ बोलते हैं। शर्म तो आनी नहीं है। मिशाल का डांटना अल्तमश का खून खौला रहा था। शायद नेहा की बातों का असर था जो आज पहली बार अल्तमश को मिशाल का खुद पर हक जमाना बुरा लग रहा था। मिशी, मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैं टेंस। अल्तमश ने तहम्मुल से बोलना चाहा तो मिशाल ने इसे टोक दिया। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें सिर्फ इतना पता है कि आप झूठ बोल कर क्लब में जाते हैं और स्मोकिंग करते हैं। आज स्मोकिंग करें, कल को ड्रिंक भी करेंगे। मिशाल की बात पर अल्तमश ने हैरत से देखा। मिशी, तो पागल है क्या? मैं ड्रिंक क्यों? अल्तमश अभी हैरत से बोल रहा था कि मिशाल ने इसे फिर टोक दिया। करेंगे आप ड्रिंक, ज़रूर करेंगे आगे जाके। और एक बात बताएं, आप कंफर्म सिर्फ स्मोकिंग ही करते हैं ना क्लब जाकर, या फिर? बस कर मिशी, अल्तमश ने तकरीबन छिड़कते हुए इसकी बात काटी। इनकी बहस से आलिया बेगम और रेहाना बेगम अपने रूम से बाहर आ गई। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, कुछ कह नहीं रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि तू कुछ भी बोल। अल्तमश ने जिस सख्ती से कहा मिशाल को तो सख्ता हो गया। और तू होती कौन है मुझ पर हक ना हक जमाने वाली? अल्तमश ये ना करे, अल्तमश वो ना करे, जीना हराम करके रखा हुआ। मेरी भी लाइफ में मेरे कोई हक नहीं है। कुछ नेहा की बातों का असर था, कुछ दोपहर की भड़ास अल्तमश इस पर उतार गया। मिशाल बेयकीन सी कड़ी से देख रही थी। अल्तमश बेटा, आराम से बात करो, आलिया बेगम ने इसे टोका। कैसे आराम से बात करूँ अम्मी? सुकून से जीने नहीं देती यार ये। मैं जो भी करूँ अपनी लाइफ में, इसे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? ज़रा सी बात पर इतना इशू क्रिएट करती है, हद हो गई। अल्तमश गुस्से से बोलते हुए ऊपर अपने रूम में चला कर ठाठ से दरवाज़ा बंद किया। जबकि आलिया बेगम ने मिशाल को अफसोस से देखा, फिर दोनों मिशाल के पास आई जो हक तक इसी पोजीशन में कर दी। मिशाल बेटा, रेहाना बेगम ने इसे पुकारा तो वो होश में आई। इसने इन दोनों की तरफ देखा, फिर अपनी आंखों में आई नमी को अंदर धकेलते हुए आहिस्ता से अपने रूम में चली गई। रेहाना बेगम ने इसके पीछे जाना चाहा पर आलिया बेगम ने इसे मना कर दी। इसे अकेले रहने दो भी। आलिया बेगम के कहने पर रेहाना बेगम ने इस बात में सर ला, फिर दोनों अपने रूम में चली गई। आलिया बेगम ने अल्तमश से सुबह बात करने का इरादा किया। वो अपने रूम में खामोशी से आकर पेट पर बैठ की। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्तमश ने इसे डांटा। जो इंसान किसी को मजाक में भी मिशाल को तंग करने से मना करता था, आज किस तरह इसे जलील कर गया। वो भपक कर रो पड़ी। आंसू बतवाते इसकी पूरी आंखों से निकलकर सुर्ख आरसों को भिगो रहे थे। किस तरह अल्तमश ने चंद लफ्ज़ों में इस पर जाहिर कर दिया वो कोई हक नहीं रखती इस पर। दूसरी तरफ अल्तमश अपना सर पकड़े बैठा था। तभी इसके नंबर पर नेहा की कॉल आई। अल्तमश का दिमाग घूम गया। आखिर इसी की वजह से इसने मिशाल को कितना कुछ कह दिया था। अल्तमश ने बहुत मुश्किल से खुद को अपना मोबाइल पटकने से रोका। इसने कॉल काट कर अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। फिर साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। दिमाग थोड़ा पुरसकून हुआ तो इसे मिशाल से कही गई सारी बातें याद आई। अपनी कही की बात पर गौर करने के बाद इसका दिमाग झुंझुना गया। ये क्या कह गया था वो मिशाल को? अपना गुस्सा किन अल्फाजों पर उतार गया था? इसने अपने बाल जकड़ लिए। ये क्या हो गया मुझसे? कितना हर्ट हुई होगी मिशी? वो आहिस्ती से बड़बड़ाया। मिशाल का बेयकीन चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमा तो मुंह पर हाथ फेरता अपने रूम का गेट खोलकर मिशाल के रूम की तरफ भागा। दरवाजे पर पहुंचकर पहले इसने ज़ोर से बचाने का सोचा, फिर रात का दूसरा पैर देखते हुए इसने आहिस्ता से नॉक किया। मिशी, अल्तमश की आवाज़ पर मिशाल को और रोना आया। मिशी, दरवाज़ा खोल या। सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं गुस्से में क्या बोल गया। मिशी खोलना। अल्तमश मसलसल दरवाज़ा बचाते हुए इसे अपॉलोजाइज़ कर रहा था। अब क्या फ़ायदा? आलिया बेगम की आवाज़ पर अल्तमश ने पलट कर देखा। सॉरी अम्मी, मैं गुस्से में था। अल्तमश ने शर्मिंदगी से कहा तो आलिया बेगम कुछ देरी से खामोशी से देखती रही, फिर कहा, तुम्हें गुस्से में कम से कम लिहाज नहीं भूलना चाहिए था। जानते हो वो कितना मानती है तुम्हें। अब जो बात करनी है सुबह करना, अभी वक्त काफ़ी हो गया, सो जाओ। आलिया बेगम ने तासुब से कहा, फिर अपने कमरे में चली गई तो अल्तमश दरवाजे से टेक लगाकर फिर नॉक करने लगा। मिशी, माफ़ कर दे यार, कसम से तुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो मुसलसल दरवाज़ा बचाता गया। अंदर मिशाल हिचकियों से रोने लगी पर इसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह की धूप इसके चेहरे पर पड़ी तो इसने पट से आंखें खोली। रात को रोते रोते वो कब सो गई इसे मालूम न हुआ। रात की बात याद आने पर इसे फिर रोना आने लगा, मगर अपने आंसू पीते वॉशरूम में गई। फ्रेश होकर जब वो रूम से बाहर निकली तो अपने गेट पर एक चिट लगी देखकर थोड़ा हैरान हुई। इसने चिट पर देखा जिस पर सॉरी लिखा था। समझ के किसने लिखा होगा, इसलिए इग्नोर करते हुए नीचे आ गई। अरे मिशाल बेटा आओ, देखो आज अल्तमश ने पहली दफ़ा अपने हाथों से ऑमलेट बनाया, वो भी तुम्हारे लिए। वो डाइनिंग टेबल पर आई तो आगा जाने चहकते हुए इसे बताया। इनकी बात सुनकर इसने अल्तमश को देखा जो बतीसी निकाली इसके साथ वाली चेयर पर बैठा था। वो इग्नोर करती हुई खामोशी से अपने सामने से ऑमलेट की प्लेट हटाकर सादा फ्राई हुआ अंडा लेने लगी तो अल्तमश के चेहरे की मुस्कुराहट मादूम हो गई। आलिया बेगम के साथ सबको इन दोनों की रात हुई बहस का और मिशाल से अल्तमश की नाराज़गी का पता चला था। मिशाल के ऐसा करने पर आगा जान का चेहरा उतर गया जबकि हादी ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की।
तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है? अल्तमश ने गुस्से से हादी को कहा तो उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। अल्तमश ने चम्मच उठाकर इसकी तरफ फेंका तो उसके हाथ पर लगा। आहू! हादी ने हाथ से हिलाते हुए अल्तमश को घूरा तो वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए से देखने लगा। बरखुरदार, आज ऑफिस जाना भी है क्या नहीं? जमान साहब ने इसे रफ से हुलिये में देखकर कहा। आज मूड नहीं हो रहा बाबा। अल्तमश ने आहिस्ते से सर खुजाते हुए मिशाल को देखकर कहा। वो चाहता था मिशाल इसे टोके, पर इसकी तवक्का के खिलाफ वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। जमान साहब भी नफ़ी में सर हिलाते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़े। दोपहर में वो लाउंज में बैठा बज़ाहिर टीवी देख रहा था, पर ध्यान इसका मुकम्मल किचन में मिशाल की तरफ था। तभी इसके दिमाग में तरकीब आई। वो उठकर किचन के करीब डाइनिंग टेबल पर गया, फिर ज़ोर से अपना पैर लकड़ी की टेबल पर मारा। आह! लगी तो इसे बिल्कुल नहीं, पर मिशाल को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए वो ज़ोर से चीखा। इसकी आवाज़ सुनकर मिशाल जो घबराकर किचन से बाहर आ रही थी 2-3 कदम पर ही रुक गई। इसे अल्तमश की बात याद आई तो वो उदास हो गई। फिर कुछ सोचकर इसने किचन से बाहर झांका जहाँ अल्तमश दर्द होने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। क्या हुआ भाई? हानि ने अल्तमश के पास आकर पूछा। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है हानि, मत पूछो। अल्तमश ने किचन की तरफ टेढ़ी आंखों से देखकर कहा। क्या नहीं पूछूं? हानि के फिर पूछने पर अल्तमश ने तब कर इसकी तरफ देखा, फिर कहा कुछ नहीं। अरे हानि, देख नहीं रही भाई को चोट लगी है पैर पर, बहुत दर्द हो रहा होगा ना भाई? हादी जो कब से तमाशा देख रहा था मसनूई हमदर्दी से अल्तमश के पास आकर बोला। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अल्तमश ने करा कर कहा, फिर किचन की तरफ देखा। मिशाल सोच में पड़ गई कि जाए या ना जाए। वैसे चोट दिख तो नहीं रही है भाई। हादी के कहने पर अल्तमश ने से घूरा। हाँ, कहाँ पर लगी है? हानि ने भी इसकी तायद की। अल्तमश ने टेढ़ी आंखों से मिशाल को देखा, जिसकी एक्टिंग समझ कर वापस किचन में चली गई थी। फिर इन दोनों को देखा जो अपने कारनामे पर खुशी से एक दूसरे को ताली मार रहे थे। तुम दोनों को बख्शूंगा नहीं मैं। अल्तमश गुस्से से इनकी तरफ बढ़ा तो वो दोनों इधर से भाग गए। 3 दिन तक अल्तमश ने हर तरह से मिशाल को मनाने की कोशिश की, मगर मिशाल ने इसे मुकम्मल इग्नोर किया। वो बहुत हर्ट हुई थी अल्तमश की बातों से, पर अल्तमश ने भी जैसे ठान ली थी इसे मनाने की। आज अल्तमश की बर्थडे थी। इसने अपनी बर्थडे पर सबको एक आला पाए गए होटल में दावत दी। चूँकि इसने दावत का एहतमाम खुद किया था, इसलिए इसकी थीम भी खुद ही रखी। होटल में आने वाला हर फर्द डेकोरेशन को देखकर हैरत में मुब्तला होगा, जहाँ सिर्फ फ्रंट पर हैप्पी बर्थडे अल्तमश का पोस्टर चिपका था, बाकी हर जगह सॉरी लिखा था। वो बर्थडे कम सॉरी पार्टी ज़्यादा लग रही थी। सब हैरत से डेकोरेशन को देख रहे थे, जबकि अल्तमश मुस्कुराते हुए मिशाल को देख रहा था, जो लाइट पर्पल नेट की लॉन्ग फ्रॉक पर दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों को खुला छोड़े हल्का सा मेकअप किया, सबसे अलग लग रही थी। पसंदीदगी से हर तरफ देख रही थी। यकीनन वो इस अनोखी डेकोरेशन का मतलब समझ गई थी। बड़ा ही अनोखा अंदाज़ है सॉरी कहने का। आगाज़ान ने अल्तमश की पीठ थपकते हुए कहा तो मुस्कुरा दिया। सभी बातों में मगन थे, जब नूर की जगह नज़र वजदान पर पड़ी जो इंटरेस्ट से आ रहा था। इसे देखते ही नूर को खौफ सा आया। बर्थडे पार्टी कुछ अजीब नहीं? वजदान ने अल्तमश के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा। इसका इशारा हर तरफ लिखे हुए सॉरी की तरफ था। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि मैं अजीब हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी हर चीज़ भी अजीब ही होगी। अल्तमश ने ठंडे लहजे में कहा और दूसरी तरफ चला गया। बहुत जल्द जब तेरी और मिशाल की दोस्ती में कुछ अजीब होगा तब मैं तुझसे पूछूंगा। वजदान ने जमान साहब के साथ खड़े अल्तमश को देखकर आहिस्ता से कहा। तभी इसकी नज़र साइड पर पड़ी जहाँ नूर खड़ी इसे देख रही थी। इसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था वजदान की बड़बड़ाहट सुन चुकी है। वजदान ने इसे आंख मारी तो घबराते हुए वहाँ से चल दी। यार तेरी ये कज़न तो बड़ी कमाल की है, हादी के एक दोस्त ने नूर की तरफ इशारा करके कहा तो हादी की नज़र इस पर पड़ी। सिल्वर मैक्सी में बालों को कर्ल किए बहुत हसीन लग रही थी, मगर फिर भी हादी जमान को अपनी ये कज़न एक आंख न भाती। अपनी हद में रह, हादी ने इसे नागवारी से कहा तो वह गड़बड़ा गया। कोई तो मेरी बात सुनता ही नहीं, किसको बताऊं? नूर ने परेशानी से कहा। तब इसकी नज़र अल्तमश पर पड़ी। एक बिजली सी कौन थी इसके जहन में। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, तामी भाई को बताना चाहिए। नूर ने अपने सर पर हल्की सी चप्पत लगाई, फिर अल्तमश की तरफ जाने लगी। है नूर? नेहा ने सामने से आकर इसे मुखातिब किया तो इसे मुस्कुराकर मिलने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो। नेहा की तारीफ पर इसने हल्की सी स्माइल दी, फिर अल्तमश को देखने लगी जो जल्द से जल्द अल्तमश को वजदान के बारे में बताना चाहती थी। क्या हुआ नूर? नेहा ने इसे अल्तमश की तरफ देखता पाकर पूछा। हुन डंगर जी है नो नादाज नहीं। कुछ भी नहीं, नूर ने मुखला कर कहा। कुछ हुआ है क्या? नेहा के पूछने पर नूर ने इनकार किया। नूर देखो, मुझे अपनी फ्रेंड समझो, मैं नोट कर रही हूँ तुम्हें कोई टेंशन है, पर तुम बता नहीं पा रही किसी को। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नेहा ने फ्रैंक होते हुए कहा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नूर ने इसे मना किया तो नेहा ने इसे तसल्ली दी। नूर बिलीव मी, जो प्रॉब्लम है कहो मुझसे, मैं कह रही हूँ ना कि जितना हो सके ना करूँगी। चलो बताओ। इसके इस्रार पर नूर इसे देखते हुए कुछ सोचने लगी। लाख लानत तेरे थे नूर, दिमागो बेली औरत। दास भी देखो किसे नागन नु रही। आप प्रॉमिस करो, आप किसी को नहीं बताओगी? नूर ने भोलपन से कहा। हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस, नेहा ने इसे यकीन दिलाया। दरअसल भाभी बात आपके कज़न के बारे में मुझे कुछ अजीब लगते हैं। नूर ने डरते डरते बताना शुरू किया। क्या वजदान के बारे में? नेहा के पूछने पर नूर ने इस बात में सर हिलाया। मुझे तो इस पर पहले से शक था, पर मामा पापा मेरी सुनते ही नहीं। तुम्हें पता है नूर, मैं तो मिशाल के रिश्ते के लिए भी मामा पापा को मना किया था, पर इन्हें अपना भतीजा बड़ा अजीज है। नेहा ने तलखी से कहा तो नूर को और हौसला मिला। वो अकेले इस पर शक नहीं करी, बल्कि नेहा भी इसके साथ है। फिर नूर ने नेहा को वो सारी बात बता दी जिसने वजदान के मुँह से सुनी थी। मैं सब बात सबको बताना चाहती हूँ, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब भाभी मैंने सोचा कि ये बात मैं तामी भाई को बताऊँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी है मिशाल, आप ही के लिए वो ज़रूर कुछ करेंगे। नूर ने खुशी से कहा।
अरे नूर ऐसे नहीं, तुम अभी अल्तमश को कुछ मत बताना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वजदान बहुत चालाक है। अगर बाद में तुम्हें झूठा साबित कर दे तो तुम फंसोगी। तुम ऐसा करो, पहले इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढो, फिर अल्तमश को बताना। नेहा को नूर को सही लगी, तभी इसने इस्पात में गर्दन हिलाई, वहाँ से चल दी। जबकि नेहा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची और वजदान को ढूंढने लगी। आखिर वो कैसा प्लान कर रहा था जो एक छोटी सी लड़की को इस पर शक हो चला था। पर मैं अकेले कैसे कोई प्रूफ ढूंढूं? किसी की हेल्प तो चाहिए होगी मुझे। हानि को बोलती हूँ, नूर ने चलते हुए सोचा। हानि मेरी एक हेल्प करोगी? नूर ने हानि के पास आकर का जो मुंह बिगाड़े फ़ोन पर अपना मेकअप चेक कर रही थी। यार नूर अभी तंग मत करो, पहले मेरा पूरा मेकअप ख़राब हो गया, कोई सेल्फी ढंग की नहीं आ रही। सब क्या बोलेंगे, भाई की बर्थडे पर बहन चुड़ैल बनकर आ गई। हानि ने रुहानसी होकर कबीर अपना मेकअप चेक करने लगी। चुड़ैल तो तुम पहले ही हो। नूर तपकर कहते हुए वहाँ से चली गई। अब इसका रुख हादी की तरफ था, जो इसे अपनी तरफ आता देखकर अपने चेहरे पर बाजारियत तारी कर चुका था। हादी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नूर ने हादी से कहा तो अपने दोस्तों का लिहाज करता हुआ साइड पर आ गया। क्या मसला है? हादी ने इसे घूर कर कहा। पहले ही इसे अपने दोस्तों का नूर को देखना खल रहा था। मैडम खुद सामने आ गई इन लोगों के। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। नूर के कहने पर हादी का मुंह बन गया। भाई क्या मुसीबत है? मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला तुम्हारी। अजीब दिमाग ख़राब है, हादी ने झंझला कर कहा। हादी हमारे झगड़े एक तरफ, पर यहाँ सच में एक प्रॉब्लम हो गई। मेरे पास बात तो सुन लो पहले, नूर ने तहम्मुल से कहा। पर हादी से इग्नोर करता हुआ फिर से अपने दोस्तों के पास चला गया। मरो तुम दोनों, नूर ने किलसते हुए कहा। अल्तमश ने मिशाल को देखा, जो शायद कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मिशाल बात करके मुड़ी तो चौंकी। सामने अल्तमश मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। अपने दोस्त को माफ़ नहीं करेगी? अल्तमश के आज से कहने पर मिशाल ने एक नज़र इसे देखा, फिर इसे इग्नोर करते हुए दाएं तरफ से निकलने लगी तो अल्तमश दाएं जानिब हो गया। वो बाएं तरफ हुई तो अल्तमश बाएं जानिब खड़ा हो गया। मिशाल ने झंझलाकर इसे घूरा, फिर मुड़कर जाने लगी तो अल्तमश ने इसका हाथ पकड़ लिया। अल्तमश हाथ छोड़े हमारा। इसने चिढ़कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अल्तमश ने और मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया। पहले बोल, माफ़ कर दिया तूने। अल्तमश के धोन से कहने पर मिशाल तबकी। देखिए अल्तमश, अगर आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे आपसे। मिशाल इसे वार्न करने लगी, तभी पीछे से वजदान की आवाज़ पर दोनों ने एक साथ इसे देखा, जो चेहरे पर नागवारी के तासुरात लिए इन्हें देख रहा था। अल्तमश समझ गया मिशाल का हाथ इसके हाथ में देखकर तप रहा है, तभी वो मिशाल का हाथ मजबूती से पकड़े दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए इसे देखने लगा। वजदान को देखकर मिशाल ने अल्तमश से अपना हाथ ज़बरदस्ती छुड़ाया, फिर वजदान के पास जाने लगी। माफ़ कर दे मिशी, दोस्त तू तेरा। अल्तमश के इल्तिजाई अल्फाज पर मिशाल ने रुक कर इसे देखा। कौन सा दोस्त? हम नहीं मानते आपको अपना दोस्त, मिशाल रूखे लहजे में कहकर चली गई। अल्तमश का चेहरा बुझ गया, तभी सफिया ने इलानिया अंदाज में कहा। यार तामी, आज बर्थडे है तेरी, तो कुछ यूनिक करना। ऐसा कर, हमारी होने वाली भाभी के लिए कोई सॉन्ग गा। सफियान ने नेहा की तरफ इशारा करके कहा तो नेहा खुशी से अल्तमश को देखने लगी। सफियान की बात पर सबने पुरजोश होकर तालियां बजाई। क्यों नहीं, अल्तमश के कहते हुए साथ अपने कदम स्टेज पर बढ़ाए और रैक से माइक उठाया। इसने सबको एक नज़र देखा जो मुंतज़िर नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। फिर मिशाल को देखा जो बज़ाहिर वजदान से बातों में मगन थी, मगर ध्यान इसका बेल्तमिश की तरफ था। हाल की लाइट कुछ बदहम कर दी और धीमी आवाज़ में सुर भी बजने लगे। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही बचा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। अल्तमश के गाने पर जहाँ सब हैरान हुए, वहीं नेहा समझ गई ये सॉन्ग अल्तमश किस पर गा रहा है। इसने हसरत भरी नज़रों से मिशाल को देखा, जो आंखों में नमी लिए हैरत से अल्तमश की तरफ देख रही थी। ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तू जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। अल्तमश गाते हुए स्टेज से उतरता हुआ मिशाल के पास आया, फिर आहिस्ता से एक हाथ से दाएं कान की लो पकड़कर मिशाल से कहा, माफ़ कर दे मिशी, नहीं रहा जा रहा तुझसे बात किए बिना। अल्तमश ने मिन्नत से कहा तो मिशाल ने कुछ देर यूं ही से देखा, फिर आंसू पहुँच इसका हाथ कान पर से हटा और मुस्कुराने लगी। इसे मुस्कुराता देखकर अल्तमश को यूं लगा जैसे इसकी सारी खुशियाँ इसके हाथ दे गई हैं। हमें ग़रूर आपकी दोस्ती पर अल्तमश, मिशाल ने मुस्कुराते हुए अल्तमश से कहा तो हैदर विला के वकील ने इनकी सुलह होने पर खुशी से तालियां बजाई। जबकि वजदान ने नागवारी से ये मंजर देखकर कितनी मुश्किल से तो दोनों में नाराज़गी हुई थी, अब फिर सुलह होते देख इसका खून जल रहा था। वो गुस्से में वहाँ से निकलता चला गया। दूसरी तरफ हसद और गुस्से की ज़्यादती से नेहा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें बेदर्दी से रगड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई।
वॉश बेसिन पर आकर इसने 2-3 छींटे पानी के अपने चेहरे पर मारे, फिर अपने चेहरे को वहाँ पर नस्ब आईने में देखा। बहुत हुआ मिशाल एजाज, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम दोनों की दोस्ती। अब देखना नेहा मीर करती क्या है। तुम लोग कहते हैं कि लड़कियों के माशरे में तब तक इज्जत होती है जब तक अपनी इज्जत बचा कर रखती है। ना तुम्हारी इज्जत के परखचे उड़ाए मैंने, फिर देखती हूँ कहाँ गया तुम्हारा अल्तमिश और इसकी दोस्ती। बहुत मानता है ना अल्तमिश तुम्हें, एक दफ़ा दागता रोजो तुम, फिर नज़र भी नहीं डालेगा तुम पर। इसने तल्खी से खुद को देखते हुए कहा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें मिशाल इस अल्तमश की दोस्ती पर। अब तुम देखते जाओ, ऐसा फूट डालूंगा तुम दोनों की दोस्ती में कि एक दूसरे की शक्लों से भी नफरत करोगे तुम दोनों। वो कार ड्राइव करता मुसलसल तल्खी से सोच रहा था, तभी इसके दिमाग में पार्टी में नेहा से भी बात आई, जिसमें वैसे नूर के शक पर होने पर जलील कर रही थी। पहले इस छोटी बकरी का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इससे पहले वो किसी के सामने मुंह भी खोले, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। नूर के बारे में सोचते हुए विजदान की आंखों में इसका नाजुक सरापा घूम गया। एक कबीनगी सी मुस्कुराहट ने इसके लबों का हाथा किया। मिशी आज शाम तैयार हो जाना, अल्तमश ने मिशाल के रूम में आकर कहा। पर क्यों? मिशाल ने हैरत से पूछा। आज नेहा ने मुझे अपने फार्म हाउस में पार्टी दी, कह रही थी बर्थडे भूल गई थी इसलिए, और इसने तुझे भी इनवाइट किया, सो तैयार है ना। अब मेरे को कैजुअल ड्रेस भी निकाल देना, मैं ऑफिस से आकर चेंज करूँगा। अल्तमश के बोलने पर मिशाल ने हैरत से इस बात में सर हिलाया। इसकी बर्थडे का गुजरे एक हफ्ता आ गया था, तभी कैफ़े पर नेहा ने कॉफ़ी पीते हुए अल्तमश को अपने फार्म हाउस पर इन्वाइट किया। पहले तो अल्तमश ने ऑफिस के काम की वजह से मना कर दिया, मगर इसकी जिद करने पर मान गया, तो नेहा ने मिशाल को भी साथ लाने को कहा। नूर अपने रूम में बैठी कोई नावल पढ़ रही थी जब नेहा की कॉल इसके नंबर पर आई। हेलो भाभी, नूर ने रिसीव करते हुए कहा। हेलो नूर, क्या कर रही हो? नेहा ने मीठे लहजे में पूछा। कुछ नहीं भाभी। नूर, एक्चुअली मैंने तुम्हें एक काम से कॉल की थी। नेहा ने कहने पर नूर ने नावल साइड पर रखा। जी भाभी बोले। नूर, तुम्हें वजदान के खिलाफ कोई सबूत चाहिए ना? नेहा ने नरमी से पूछा। जी भाभी, नूर ने सीधे होते हुए कहा। तो मुझे इसके खिलाफ एक क्लू मिला है। वो अभी किसी से कॉल पर बात कर रहा था, मैंने छुप कर इसकी बातें सुनी है। वो अब से आधे घंटे बाद किसी को माउंट होटल के रूम नंबर 7 में बुला रहा था। मैं तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि शायद वहाँ जाकर तुम्हें कोई सबूत मिल जाए इसके खिलाफ। अगर तुम अभी वहाँ जा सकती हो तो चली जाओ। नेहा ने राजदाराना अंदाज में नूर को बताया, तो नूर ने बौखला कर टाइम देखा। रात के 9 बज रहे थे। भाभी, इस वक्त मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ? नूर ने परेशानी से कहा। नूर, चंदा मैं खुद चली जाती, पर आज मैंने अल्तमश को फार्म हाउस पर बर्थडे ट्रीट दी है, मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। अब ये तुम पर है नूर, क्योंकि मिशाल की पूरी लाइफ का सवाल है। नेहा ने इसे जज्बस का शिकार छोड़कर कॉल काट दी। नूर ने कंफ्यूज होते हुए टाइम देखा, फिर सोचा जाए या नहीं, तभी नेहा के अल्फाज इसके जहन में घूमे। मिशाल आपी की लाइफ का सवाल है, इसने खुद से कहा। इतनी रात को अम्मी अकेले जाने भी नहीं देंगी, क्या बहाना बनाऊं? वो टेंशन से सोचने लगी। फिर कुछ सोचकर अपना यूनी बैग उठाकर बाहर आई। लाउंज में रेहाना बेगम, आलिया बेगम और बीजान बैठी थी। अल्तमश और मिशाल इनसे मिलकर निकल ही रहे थे। लड़की, तुम किधर चली थी रात को? आमना बेगम ने इसे बैग समेत देखा तो पूछा। इनके बोलने पर रेहाना बेगम और आलिया बेगम ने नूर को देखा तो अल्तमश मिशाल भी इसकी तरफ मतवज्जा हुए। बीजान, वो एक दोस्त के घर जा रही हूँ आज रात ग्रुप स्टडी करने, नूर ने हिचकिचाते हुए कहा। मिशाल का ईयर कंप्लीट होने के बाद से तो यूनी की शक्ल भी नहीं देखी तुमने, और अब ग्रुप स्टडी करनी है दोस्तों के घर जाकर, वो भी इतनी रात को? रेहाना बेगम ने इसे डपटा। अम्मी जाने दे प्लीज़, नूर ने मिन्नत से कहा। पागल हुई हो लड़की, इतनी रात को जाओगी, वो भी अकेले? नहीं, ऐसा करो अभी छोड़ो, सुबह चली जाना। आमना बेगम को भी इसका रात को जाना मुनासिब न लगा। इनकी बात पर नूर हांसी हो गई। अरे यार, आप लोग इस बेचारे को रुला रहे हैं। ऐसा करते हैं नूर, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी फ्रेंड के घर तुम्हें ड्रॉप करके मैं मिशी पार्टी में चले जाएंगे और आधे में तुम पिक कर लेंगे। अल्तमश ने रसानियत से हल बताया, जिस पर सब मुत्तफिक हुए, पर नूर बौखला गई। नहीं तामी भाई, दरअसल वो, हाँ मेरी फ्रेंड मुझे स्टॉप से पिक करेगी, तो यहाँ से स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं, मैं पैदल चली जाऊँगी। नूर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। अल्तमश सही कह रहे हैं नूर। विशाल बोलने लगी थी कि अल्तमश के फ़ोन पर नेहा की कॉल आ गई। हाँ बोलो, इसने रिसीव करते हुए कहा। तामी कहाँ हो? सब वेट कर रहे हैं तुम लोगों का। नेहा के कहने पर अल्तमश ने इसे जल्दी आने का कहकर फ़ोन रखा। भाई देखिए, आप लोग भी लेट हो रहे हैं मेरी वजह से, मैं कह रही हूँ ना कि मैं पैदल चली जाऊँगी, आप लोग टेंशन मत लें। नूर ने फिर कहा तो अल्तमश सोच में पड़ गया। तभी इसकी नज़र सबसे ताल्लुकों के ऊपर जाते हुए हादी पर पड़ी। ओए सुन। अल्तमश के पुकारने पर हादी ने रुककर मुंह बिगाड़ा। सारी बात सुन तो चुका था, अब जानता था वो क्या बोलने वाला। हादी, अल्तमश ने फिर पुकारा। भाई क्या है भाई, अब ये मत कहना कि मैं जाऊँ उसे छोड़ने। हादी ने मुड़कर चिढ़ते हुए कहा। तू ही जाएगा इसे छोड़ने, और मुंह मत बिगाड़, गधा लग रहा है। सिर्फ स्टॉप तक छोड़ दे, वहाँ से इसकी फ्रेंड पिक कर लेगी। अल्तमश के कहने पर हादी ने खाद जाने वाली नज़रों से नूर को देखा। और हाँ, जब तक नूर की फ्रेंड ना आ जाए वापस मत आना, रात हो रही है, अकेले डरेगी। अल्तमश ने संजीदगी से कहा। फिर नूर के लाख मना करने के बावजूद इसे हादी के साथ भेजा, फिर खुद मिशाल को लेकर निकल गया। तुम्हारे साथ मसला क्या? इस वक्त कौन सी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई होती है, और दोस्त भी पता नहीं कैसी है, अब तक नहीं आई। हादी ने झंझलाकर नूर को कहा। वो लोग 10 मिनट से स्टॉप पर हादी की कार में बैठे थे, पर नूर की कोई फ्रेंड अब तक वहाँ नहीं आई थी। तो मैंने तुम्हें कहा कि मेरे साथ यहाँ पर वेट करो, नूर ने भी चिढ़ते हुए कहा। मैं तो तामी भाई की वजह से तुम्हारे साथ वेट करो, अब तुमने खुद कह दिया तो ठीक है। अब ऐसा करो, उतरो मेरी कार से और अकेले वेट करो अपनी फ्रेंड का, मैं घर जाकर आराम करना मुझे। हादी को तो जैसे मौका मिल गया इसे जान छुड़ाने का। इसकी बात पर नूर ने अफसोस से देखा। कहाँ अल्तमश इतना केयरिंग और कहाँ ये। नूर इसकी कार से उतरी, फिर सोचा क्यों ना हादी को सब बताकर इसके साथ ही चले। वो बुरी थी कि वापस कार की तरफ के हादी फ़ौरन कार भगा लेके। नूर ने खुद से दूर जाती इसकी कार को एक नज़र देखा, फिर सर झटक करने आगे बताया कि होटल में गई। वहाँ जाकर रिसेप्शन पे इसे रूम नंबर 7 पता कि ये सब करते इसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला, बहुत कुछ गलत।
लख लाना तेरे ते जेड़ा उत्थे बैठा अल्तमश को नहीं बता रही, लाख दिमागो वेली पैदल जी नेहा के ऊपर एतबार करिए जो उसी की कज़न है, लाख लानत है भाई। और घर वालों के ऊपर देखो कि यार इतने भी क्या हो गए। अब वो आधी रात को बाहर जा रही है तो हादी की इतनी ज़्यादा गया इरिस्पॉन्सिबिलिटी हादी की, और फिर उसके बाद वो दूसरा हद नहीं हो गई वैसे। पार्टी में पहुंच कर अल्तमश को नेहा पर शदीद गुस्सा और मिशाल ने शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वहाँ सभी लिबरल थे। लड़कियों ने काफ़ी बारीक कपड़े पहने थे जिसने इसका आधा जिस्म झलक रहा था। नेहा ने भी कुछ इसी तरह की ड्रेसिंग की थी। इसके बरक्स मिशाल ने लंबी कामदार कमीज़ पर हल्के नीले रंग का दुपट्टा शाने पर फैलाया हुआ था। वो वहाँ की बाकी लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ नजर आई थी। वहाँ हर तरह की वो ख़राब मशरूबात का इंतज़ाम किया गया था। मिशाल को ये सब बड़ा अजीब और बुरा लग रहा था, मगर अल्तमश की वजह से वह खामोश थी। सबने अल्तमश को विश किया, जिस पर वह संजीदगी से जवाब देता रहा। वहाँ के माहौल को मद्देनजर रखते हुए अल्तमश मिशाल को हर जगह अपने साथ लेकर घूम रहा था। नेहा ने इसकी हरकत नोट की तो अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तभी एक लड़की जो मिशाल के साथ खड़ी थी, इसके हाथ से ग्लास छूटा और मिशाल के कपड़ों को दागदार कर गया। आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे गिर गया मेरे हाथों से, सो सॉरी। इसने मिशाल से आजिज़ी से कहा तो मिशाल ने इसे टालकर वॉशरूम का रास्ता पूछा तो इसे ऊपर जाने का इशारा करने लगी। मिशी रुक, मैं भी चलता हूँ। अल्तमश इसके साथ जाने लगा। कम ऑन तामी, वो बच्ची थोड़ी ना जो हर जगह साथ साथ जा रही हो। मिशाल वो ऊपर रूम है, वहीं पर वॉशरूम में जाकर वॉश कर लो। नेहा ने अल्तमश को बोल के मिशाल से मुस्कुरा कर कहा तो मिशाल ऊपर रूम में चली गई। इसके जाने के बाद इस लड़की ने नेहा को खुशी से आंख मारी। फिर नेहा के दोस्तों ने अल्तमश को अपनी बातों में उलझाना शुरू किया तो नेहा ने 3 लड़कों को इशारा किया। इसका इशारा समझकर वो लोग खबासा से हंसते हुए इस रूम में जाने लगे जहाँ थोड़ी देर पहले विशाल गई थी। क्या हुआ रेहाना, अब तक यहाँ बैठी हो? आलिया बेगम अपने कमरे में जा रही थी कि इनकी नज़र लाउंज में बैठी रेहाना बेगम पर गई तो उन्होंने इनके पास आकर पूछा, पता नहीं भाभी, दिल बहुत घबरा रहा है। मिशाल की तो इतनी फिक्र नहीं हो रही क्योंकि इसके साथ तामिया, पर नूर अकेली की अजीब वहमें सता रहे हैं मुझे। रेहाना बेगम ने अपनी परेशानी बयान की। ओहो रेहाना, इतना मत सोचो, बच्ची ये पढ़ने गई है, दोस्त के घर आ जाएगी, तुम परेशान मत हो वरना फिर बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। आलिया बेगम ने इन्हें समझाते हुए कहा। भाभी नूर फ़ोन भी तो लेकर नहीं गई ना, वरना कॉल करके तसल्ली कर लेती। अजीब लापरवाह लड़की है, इन्होंने फिर परेशानी से कहा। कुछ नहीं होता इसे, फिलहाल तुम अपना बीपी बढ़ाना बंद करो और जाओ रूम में जाकर सो, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा आ जाएगी। आलिया बेगम ने तसल्ली दी, फिर ज़बरदस्ती ने रूम में भेजा। मिसाल वॉशरूम से कपड़े साफ करके निकली तो दंग रह गई। सामने 3 लड़के रूम लॉक किए इस पर नजरें जमाए खड़े थे। इन्हें देखकर मिशाल को अजीब महसूस हुआ। वो इन लोगों को इग्नोर करती बाहर जाने लगी। तभी एक लड़के ने इसकी सुर्ख सफ़ेद कलाई पकड़ी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमारा हाथ। मिशाल की जान हवा हो गई। इसकी इस हरकत पर बौखलाते हुए इसने कहा, अरे जाने मन, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा। इस लड़के ने लोफराना अंदाज में कहा, फिर मिशाल की नाजुक कलाई को झटकते हुए इसे बीच में खड़ा किया। क्या करें आप लोग, देखिए हमें जाने दीजिए प्लीज़। अब मिशाल को इन तीनों से वहशत होने लगी। इसकी आंखों में आंसू भर गए। इसने रुहानसी होकर कहा, तुम्हें जाने दिया तो हमारा क्या हो गया, क्यूटी पाए। इस लड़के ने कहते हुए मिशाल को धक्का दिया और उसका दुपट्टा गले से उतार दिया। मिशाल के मुंह से जोरदार चीख निकली, मगर बाहर बैग पर तेज़ आवाज़ में म्यूजिक लगने की वजह से इसकी आवाज़ बाहर ना पहुंच सकी। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता हमें जाने दें। मिशाल ने हिचके से रोते हुए कहा। जिस लड़के के हाथ में इसका दुपट्टा था, इसे अपना दुपट्टा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने वो दुपट्टा दूसरे लड़के की तरफ उछाल दिया। बेबी यहाँ से ले लो। दूसरे लड़के ने इसके दुपट्टे को हाथों में लपेटते हुए हंस कर कहा और मिशाल और ज़ोरों से हंसने लगी। इससे पहले वो दुपट्टा लेने के लिए फिर अपना हाथ बढ़ाती, इनमें से एक लड़के ने इसे बेड पर धक्का दिया। मिशाल चीख कर रोते हुए पीछे से रखने लगी, मगर एक लड़के ने फुर्ती से इसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से लगाए तो दूसरे ने इसके पैरों को दबोचा, जबकि तीसरा लड़का इस पर झुकने लगा। मिशाल के मुंह से दिल खराश चीख निकली। इसने शिद्दत से रोते हुए इस वक्त अपने लिए मौत मांगी। तभी रूम का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला और जो लड़का इस पर झुकने लगा था बौखला कर पीछे हटा। अल्तमश नेहा से बात करते हुए बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। मिशाल को केवल टाइम हो गया था और अब तक नीचे नहीं आई। इसे टेंशन होने लगी। नेहा मुस्तकिल से बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्तमश को गड़बड़ महसूस हुई। वैसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अब यही इसकी बर्दाश्त थी। वो अचानक से अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लगा। नेहा इसे अचानक ऊपर जाता देखकर बौखलाकर इसे पुकारते हुए इसके पीछे जाने लगी, मगर अल्तमश इसके पुकारने को नजरअंदाज करता ऊपर तेजी से किया। इसका दिल घबरा रहा था। जिस रूम में मिशाल गई थी, इस रूम के गेट पर ही पहुंचा था कि इसे मिशाल के चीखने की आवाज़ आई। इसने जल्दी से नॉब घुमाया, पर दरवाज़ा लॉक देखकर इसका सबर जवाब देकर इसने जोर से लात मारी तो धाड़ से गेट खुला। अंदर का मंजर देखकर अल्तमश को हैरत का झटका लगा। इसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। एक लड़के ने मिशाल के हाथ को, जबकि दूसरे ने इसके पाँव को जकड़ा हुआ था। तीसरा लड़का इस पर झुकने लगा था। अल्तमश को देखकर बौखलाते हुए पीछे हटा। अल्तमश सुरख आंखों समेत इनकी तरफ बढ़ा और मुक्को लात और घूंसों से इनकी दुर्गत बनाने लगा, जबकि नेहा बौखलाते हुए अल्तमश को रुकने का कह रही थी। एक लड़के ने अल्तमश को पीछे से पकड़ा तो अल्तमश ने इसका हाथ पकड़कर इसे आगे किया, फिर इसी हाथ को मरोड़कर साइड टेबल पर से लंप उठाकर इसके सर पर मारा। वो लड़का बिलबिला उठा था। फिर अल्तमश ने इसी लैंप की तार से दूसरे लड़के की गर्दन लपेटी और जोर लगाकर तार को खींचा। इस पर जैसे जुनून सवार हो गया। तकलीफ की शिद्दत से वो लड़का तड़पने लगा। तामी स्टॉप इट। नेहा ने अल्तमश का हाथ तार पर से हटाने की कोशिश की तो अल्तमश ने शोला बरसाते नजरों से नेहा को देखा। वो घबरा कर पीछे हटी तो अल्तमश इस लड़के को झटके से छोड़ता हुआ तीसरे लड़के को पकड़ने लगा, जो रूम से बाहर भाग रहा था। इसका सर अल्तमश ने दीवार से मारा तो वह कराहते हुए नीचे गिरा। फिर भी अल्तमश का दिल न भरा तो इसने पानी से भरा जग उठाकर इसके सर पर तोड़ दिया। इसके सर से तेजी से खून निकलने लगा।
वो तीनों नीचे पड़े कराह रहे थे कि अल्तमश की मिशाल पर पड़ी, जो बेड पर बैठी दोनों बाजू से खुद को लपेट कर हिचके सुरूर थी। अल्तमश ने इसका दुपट्टा उठा इसके पास आ गई, इसे उड़ाया, फिर अचानक इसे गले लगा लिया। मिशाल इसे लिपट कर रोने लगी, जबकि अल्तमश ने एक हाथ इसके बालों पर रखकर दूसरा हाथ से इसकी नाजुक कमर थाम कर इसे खुद से इस तरह भेज लिया जैसे डरो कि कोई मिशाल को इसे छीन कर न ले जाए। ये मंजर नेहा के लिए नहायत नफरत अंगेज था। इसका चेहरा हसरत से सुर्ख हो गया। इसने बेबसी से अपनी मुठ्ठियाँ फेंची रूम से बाहर चली गई। मिशाल रोते रोते बेहोश हो गई तो अल्तमश ने घबराकर इसका गाल थपथपाया, मगर इसके वजूद में कोई हरकत न हुई। अल्तमश इसे गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले आया और वहाँ बेड पर लटाकर इसका हाथ सहलाने लगा। फिर पानी के कुछ छींटे इसके चेहरे पर मारे तो हड़बड़ाते हुए उठी और फिर आसपास देखने लगी कि इसके अल्तमश पर नजर पड़ी और फिर से रोने लगी। मिशी बस, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है तू। हाँ, अल्तमश ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए कहा तो मिशाल ने रोते हुए नफ़ी में सर नहीं अल्तमश, वो इन लोगों ने हमें यहाँ छुआ, हमारा दुपट्टा खींचा, हमें बेड पर। वो रोते हुए रुक रुक कर बताने लगी तो अल्तमश ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। कहा ना कि तुझे कुछ नहीं हुआ तेरे साथ। इसका रोना अल्तमश को अजियत में मुब्तला कर रहा था। तभी इसने संजीदगी से कहा तो मिशाल रोते हुए झटके से इसके गले लग गई। इसकी हरकत पर अल्तमश का दिल ज़ोर से धड़का। अलग ही फीलिंग्स हो रही थी अल्तमश की इस वक्त। इसने आहिस्ती से मिशाल के गिर्द अपने बाजू हमाइल कर दिया और इसकी पुश्त को नरमी से थपका। रूम नंबर 7 पर पहुंचकर नूर जज्बस का शिकार थी कि अंदर जाए या नहीं। फिर हिम्मत करके आहिस्ती से नॉब घुमाते हुए अंदर दाखिल हुई। यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गई। नूर ने खाली कमरे को देखकर हैरत के आलम में खुद से कहा। नहीं स्वीटी, तुम बिल्कुल सही पते पर आई हो। मजदान की आवाज़ पर नूर ने झटके से मुड़कर देखा। सामने वो चेहरे पर कमीन की मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। इसे देखकर नूर के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या हुआ लिटिल गर्ल, किस लिए आई थी यहाँ पर, कोई काम था? मजदान ने अनजान बनते हुए नूर से पूछा तो बौखलाते हुए बाहर निकलने लगी, मगर मजदान दरवाज़ा लॉक करके इसके सामने खड़ा हो गया। नूर का रंग सब जट पड़ गया। वो 2 कदम पीछे हुई। मुझे जाना है यहाँ से, नूर ने निगाह फेरते हुए मजबूत लहजे में कहा। मैंने पूछा क्यों आई हो यहाँ? इसके इग्नोर करने पर मजदान इसकी तरफ बढ़ते हुए सख्ती से पूछने लगा। आपकी असलियत जानने कि आप जो दिखने की कोशिश करते वो है भी कि नहीं। इसकी हवस भरी नज़रों से नूर कांपी थी, मगर फिर दलेर बनते हुए कहने लगी, जबकि वजदान इसकी दलेरी पर तिल मिलाता इसकी तरफ बढ़ा और इसके हाथों को पकड़ता हुआ इसे दीवार से लगा के। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी असलियत जानने का, तो सुनो मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस्लामी भाई और मिशाल आपी की लाइफ जहर से भी कड़वी बनाना चाहता हूँ। वजदान ने जहरखंद लहजे में कहा। इसके लहजे में इतनी नफरत नूर को चौंका गई, इसने वजदान को धक्का देकर खुद से दूर किया। जलील इंसान, मुझे पहले शक था तुम पर, अब देखो मैं करती क्या हूँ। मैं तामी भाई को सब बताऊंगी, फिर देखना वो तुम्हारा हशर क्या करेंगे। नूर ने इसे धमकाया, जिस पर वो कहका लगाकर हंसने लगा। स्वीट हार्ट, पहले तुम अपने हशर की परवाह करो, कहते हुए साथ वजदान ने नूर की नाजुक कमर को अपने बाजू में दबोचा और इसे करीब करते इसके लबों पर झुका। नूर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो इंसान किस हद तक गिरा हुआ था। इसने तड़प कर वजदान की पुष्ट पर मुक्के बरसाए, मगर वहीं झुका रहा। फिर झटके से छोड़ा तो नूर गिरते गिरते बची। बेशर्म इंसान, कितने नीच हो तुम, नूर ने रोकर चीखते हुए कहा। फिर वजदान को नोचने लगी, मगर वजदान ने इसे फिर अपने करीब किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नूर ने चीखते हुए वजदान को खुद से दूर करने की कोशिश की। कैसे छोड़ दूँ स्वीट हार्ट, बहुत दिन से नजर थी, आखिरकार हाथ आ ही गई। वजदान ने इसके दोनों हाथों को काबू किया, फिर इसका दुपट्टा गले से उतार कर दूर फेंका। नूर को लगा वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इसने वजदान की गर्दन पर अपने नाखून काट दिए, जिससे वजदान की गिरफ्त थोड़ी ढीली होगी। मौका गनीमत समझकर नूर ने इसे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी, मगर सेकंड के दूसरे हिस्सों में वजदान ने इसका नाजुक बाजू पकड़ा और इसे बेड पर पटका। वजदान भाई प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दे। नूर ने पीछे से रखते हुए वजदान के आगे हाथ जोड़ दिए। ना ना लिटिल गर्ल, मैंने बहुत बार वार्निंग दी थी तुम्हें कि अपने काम से काम रखो, मगर नहीं, तुम्हें तो शौक चढ़ा था ना मेरी जासूसी का, अब करो जासूसी करो। वजदान ने कहते साथ नूर के पाँव को पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा, फिर इसके कंधे पर से कमीज़ फाड़ दी। नूर को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। नहीं, मैं प्लीज़ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, किसी को नहीं बताऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ आप जो बोलेंगे वो करूँगी, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दें। नूर ने बिलखते हुए कहा। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी, जो इसे इंसान नुमा हैवान के हाथों जाती भी लग रही थी। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कुछ करने लायक छोड़ूंगा तो तुम कुछ करोगी ना। वजदान ने खबासे से हंसते हुए फिर इसकी गर्दन पर अपने लब रख दिया। इसकी लमस से नूर तड़प उठी, इसके हवास मुअत्तल होने लगे। इससे पहले वो होश हवास से बेगाना हो जाती कि वजदान की आंखों में मिशाल का मासूम चेहरा घूम गया। वो झटके से नूर से दूर हटते हुए उठा, फिर कुछ देर यूं ही खामोशी से खड़ा रहा। इसकी कुछ अजीब फील हो रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे, इसने हैरत के आले में खुद से कहा। ऐसा नहीं था कभी सब कुछ पहली दफ़ा कर रहा था, वो तो आदी था इन सब का। वजदान गलत नहीं है, बस इनसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में गलत हो जाते हैं। इसके जहन में मिशाल के पूरी यकीन अल्फाज गूंजे। वो भरोसा करती है मुझको, मैं इसकी बहन के साथ कैसे? वजदान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, इसने मुंह पर हाथ फेरते हुए सोचा, मगर बेवकूफ़ ना था जो इसे ऐसे छोड़ देता। नूर का मुंह बंद करवाने के लिए इसे कुछ तो करना ही था। तभी इसके शैतानी दिमाग में तरकीब आई। इसने एक नज़र नूर को देखा, जो बेड पर गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए हल्की आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी। इसने झुककर इसके दूसरे कंधे पर से भी कमीज़ फाड़ दी, फिर इसके दोनों हाथ फैलाए। अब इसके ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया और नूर की मुकम्मल वीडियो बनाने लगा। वो चाहते हुए भी इसे नहीं रोक पा रही थी। हाथ पाँव जैसे मफलूज हो चुके थे, बस खामोशी से अपनी इज्जत को लुटता देख रही थी। वीडियो बनाने के बाद इसने फ़ोन जेब में रखा, फिर नूर को बालों से दबोच कर इसका सर अपनी तरफ किया।
नूरत खुली आंखों से इसे देख रही थी। लिटिल गर्ल, तुम पर तरस खाकर तुम्हें बख्श रहा हूं, मगर याद रखना इन हसीन पलों को मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तो स्वीट हार्ट, किसी के सामने मुंह खोलने से पहले इतना सोच लेना कि सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो अपलोड होने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। इसकी बात पर नूर की आंखों से आंसू रवानी में बहने लगे। अगर चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत का तमाशा ना बने, सो बी केयरफुल। मुस्तान कहते साथ फिर इसके लबों पर झुका, मगर नूर इस बार बगैर मज़ाहमत की हुई खामोश रही, जैसे बेजान हो गई हो। मुस्तान ने फिर से बेड पर थक्का दी और कमीन की मुस्कुराहट इस पर उछालता वहाँ से चल दिया। नूर के होंठों के किनारे पर से लकीर की सूरत में खून निकला। इसने अजियत से अपनी आंखें मींच ली। बहन की ज़िंदगी बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत कमा चुकी थी। वो पछता रही थी, काश के वो अकेले ना आती। काश इज्जत लुट जाने के एहसास बहुत तकलीफ देता। इसका दम घुटने लगा, वो सही से रो भी नहीं पा रही थी, लबों पर जैसे कुफर लग गया हो। इस तरह तो फिर होना ही था। गलत आदमी पर एतबार करने की सज़ा तो फिर मिलनी थी ना। आराम से अपनी खुदरी बनने की बजाय अल्तमश को बता देती सारा कुछ, तो ऐसा कुछ होता ही ना। तामी, वेट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अल्तमश मिशाल को कार में बिठाकर अपनी तरफ के गेट पर आया, तभी नेहा इसके सामने आते हुए कहा, आइंदा अपनी पार्टी में से घटिया लोगों को बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा। अल्तमश ने सख्ती से कहा तो नेहा गड़बड़ाई, फिर संभलते हुए कहने लगी, तामी वो लोग ऐसे नहीं है, बस हो जाता है कभी कभी, इतना इशू तो क्रिएट मत करो। इसकी बात पर अल्तमश की पेशानी पर शिकने आई। इसने नेहा के करीब आकर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सोच कैसी है, जो तुम्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन इज्जतदार घरानों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं चाहता कि मिशी की इज्जत पर एक हरफ भी आए। अल्तमश के कहने पर नेहा ने हैरत से देखा। वो कुछ बोल ही रही थी कि अल्तमश ने फिर कहा, इसलिए बात तुम्हारे मेरे बीच रहनी चाहिए। अगर मैंने ये बात किसी तीसरे के मुँह से सुनी तो बात फैलाने वाले का हशर बुरा कर दूंगा। इसके सख्त लहजे में दी गई धमकी का मतलब समझकर नेहा ने घबराते हुए सरस बात में हिलाया। इसे और कुछ कहने का मौका दिए बिना अल्तमश गाड़ी में बैठ गया। नेहा ने नफरत से कार में बैठी मिशाल को देखा। हैदरविला के पोर्च में गाड़ी रोककर अल्तमश ने एक नज़र मिशाल को देखा, जो गुमसुम सी बैठी थी। मिशी, घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अल्तमश ने संजीदगी से कहा। इसकी बात पर मिशाल को फिर रोना आने लगा। अल्तमश, अगर आप ना आते तो। मिशाल ने रोते हुए कहा ना चाह, मगर अल्तमश ने इसकी बात काट दी। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू मुश्किल में और मैं ना आऊँ। अल्तमश ने जिस यकीन से कहा, मिशाल ने हैरत से देखा। क्या था वो इंसान, हर मुश्किल वक्त में इसके साथ रहने वाला, इसका मुहाफिज। आज वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था जिसने इसे ऐसे दोस्त से नवाजा। वो आहिस्ती से कार से उतर कर अंदर चली गई। इसके जाने के बाद अल्तमश ने कार की सीट से टेक लगाकर आंखें मोड़ ली। तब इसकी आंखों में मंजर घूम गया जब इसने मिशाल को गले लगाया था। बेसाख्ता इसने अपने हाथ सीने पर रखा। मिशाल के वजूद की खुशबू अभी भी इसके हवास पर तारी थी। इसने यूं ही टेक लगाए अपनी इस उंगली को अंगूठे से सहला जिसे इसने मिशाल के लबों पर रखा था। इसके कटावदार लबों की नरमी से अभी भी अपनी उंगली पर महसूस हो रही थी। पहली बार वो मिशाल के इतना करीब हुआ था, इतने नज़दीक से इसे महसूस किया था। एक अजीब सरूर सा हुआ इसे। तभी वह झटके से आंखें खोलते हुए सीधा वक्त की क्या सोच रहा था। मिशाल तो इसकी दोस्त थी। हाँ, वो इसकी दोस्त ही तो थी, क्योंकि अब इसका दिल मिशाल की लैला की लय पर धड़क रहा था। वो लड़की शुरू से इसके लिए खास थी, मगर अब वो इसके दिल में अलग मुकाम रखने लगी थी। फिर वो नेहा से शादी क्यों कर रहा था? नेहा के लिए इसके दिल में पसंदीदगी थी, जो कुछ वक्त के साथ साथ और कुछ नेहा की आदतें देखकर ख़त्म हो चुकी थी। इससे पछतावा हुआ, काश वो इतनी जल्दी फैसला न लेता शादी का। ऐसे वो लम्हा याद है जब आगा जाने से मिशाल से शादी के बारे में बात की थी, पर तब इसका जवाब ना था, और अब सोच सोच कर इसका सर दर्द करने लगा। इसने गुस्से में डैशबोर्ड जोर से हाथ मारा, फिर कार से निकलकर अंदर की तरफ चल दिया। वो सुस्त रवि से अंदर दाखिल हुई। रात 2:30 बजे पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। दुपट्टे से अपना पूरा वजूद ढके वो इस हुलिया में भी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगी। हादी जब पानी के लिए उठा था, रात के इस पहर टूट कर घर में दाखिल होता देखकर शदीद हैरान हुआ। इसे तो लगा था वो कब की आ चुकी होगी। नूर, जब मर जाके अब तुम्हें याद आ रहा है कब की आ चुकी होगी, लानती बगैरत। हादी की आवाज़ पर इसके कदम रुके, मगर फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाने लगी। ओ हेलो, तुम्हें बुला रहा हूँ। इतनी रात को घर में आने की वजह? इस भी क्या ग्रुप स्टडी थी? बहरी होगी हो क्या? अपनी बात को इग्नोर होता देख हादी इसके पीछे आते हुए मुसलसल बोल रहा था। नूर इसकी बातों को अनसुना करते हुए तेजी में चल रही थी। जैसे अपने रूम के गेट पर पहुंची, हादी अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। तुमसे बात कर रहा हूँ, आवाज़ कम आ रही है? फिर एटीट्यूड दिखा। हादी तपकर पूछने लगा, मगर नूर के चेहरे को देखकर ठिठक गया। सूजी आंखें, शुरख चेहरा, बिखरे बारों बलाई होंठ के किनारे पर लगा जरा सकून। इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। नूर, क्या हुआ तुम्हें? हादी ने इसके नक्श बगौर देखते हुए तफ्तीशी अंदाज में पूछा, तो नूर ने खौफ से इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, इसने अटक कर कहा। फिर निगाह फेरते हुए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाकर अंदर जाने लगी। अंदर नहीं जाओगी? पहले बताओ क्या हुआ? ये तुम्हारा हुलिया इतना ख़राब क्यों? और ये बात, ये सब। हादी को उसके दुपट्टे से खुद को इस तरह ढांपना भी कुछ अजीब लगा। पहले तो वैसे नहीं करती थी। नूर, कुछ पूछ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बोला ना कुछ नहीं हुआ, अब जाओ यहाँ से। नूर ने इसकी बात काटते हुए गुस्से से चीख कर कहा, तो हादी से हैरत से देखने लगा। चिल्ला क्यों रही? मैंने कहा जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। वो फिर हादी की बात काटकर हज़ियानी अंदाज में चीखे। रूम में जाकर हादी के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद किया, तो 2 कदम पीछे हटा। अजीब लड़की है, बात ही करो तो हादी सुनो करते रहती है, और जब ज़रा सी वैल्यू हो तो एटीट्यूड दिखा दी। मेरी बला से भाड़ में जाए। तू भी भाड़ जा, लान दिया। जब इज्जत से बात बताना चाह रही थी तो जैसे सारे ख़ानदान को ही मौत पड़ गई थी, फरिश्ते लेने आ गए थे। अब पिट्टो बैठ के सारे जने।
हादी गुस्से में अपनी भड़ास निकाल कर तो चला गया, मगर अंदर ही अंदर से नूर का रवैया खल रहा था। इसका हादी को देखकर खौफजदा होना, खुद को छुपाना, ये सब हादी को कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। दरवाजे टेक लगाकर वहीं बैठकर रो दी। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। सब कुछ याद आने पर इसे नए सिरे से पछतावा हो रहा था। काश के वो ना जाती, पर करती भी क्या, कोई इसकी सुनता भी तो नहीं था। इसने सोचा काश के वो अल्तमश को बताती सबसे पहले, तो आज इसकी इज्जत तो ना ख़राब होती। इसका रोना हिचकियों में बदल गया। वो खौफजदा थी कि कहीं मस्तानी इसकी वीडियो अपलोड ना कर दे, फिर तो बची कुछ जो इज्जत थी इसका भी तमाशा बन जाएगा। फिर किस नज़र से देखेंगे सब इसे। ये सब सोचकर इसने अपने बाल चक्कर लिए, घुटनों में सर रखकर फूट फूट कर रो दी। पूरी रात इसकी रोने में गुजर गई। सुबह जब रेहाना बेगम के तवस्सुत से इसे पता चला कि नूर को बुखार है, तो हादी को अब सच में एक शक होने लगा कि वो ना वो कुछ गलत हुआ जो नूर छुपा रही है। इसने खुद का मुंह ठीक करके थोड़ी बहुत कोशिश की इससे बात करने की, मगर नूर का सर्द लहजा इसे उलझा गया। वैसी तो ना थी, फिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जिसका रवैया सब बदल गया। अब हादी ने भी ज़्यादा जोर देना मुनासिब न समझा, अपने कामों में बिजी हो गया। मिशाल मश की भी अब फार्म हाउस के टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। मिशाल भी आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी भूलने लगी। वक्त यूं ही पड़ लगा कर उठ गया। कुछ ही दिनों में इन लोगों की शादी थी। इसके साथ साथ अल्तमश की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था मिशाल से दूर रहने की। पहले की तरह वो हर वक्त मिशाल के साथ नहीं रह रहा था। घर में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर नूर घर में काफ़ी गुमसुम रहने लगी। इसकी चुप सबने नोट की, मगर वजह मिशाल की जुदाई के समझ के कुछ नहीं पूछी। हाँ, घर वाले तो पहले बड़े ज़हीन ते आइंस्टाइन, उन्होंने किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत की है। कल मेहंदी की रस्म थी, पर आज वजदान ने मिशाल को कैफ़े में बुलाया। मिशाल के पहुंचने पर इसने मिशाल को अपने मोबाइल पर अल्तमश की कुछ पिक्स दिखाई, जिनमें वो नाज़ेबा हालात में किसी लड़की के साथ था। वो जानता था मिशाल के भोलपन को, जो हर किसी की बातों पर जल्दी यकीन कर लेती थी। मिशाल का रिएक्शन भी इसे खुश कर रहा था कि अब इसका काम बन जाएगा। आपको ये पिक्स कहाँ से मिली? मिशाल ने हैरत से इन पिक्स को देखा, फिर तहम्मुल से पूछा। मेरे एक दोस्त अल्तमश को जानता है, इसी के तवस्सुत से मुझे पता चला कि अल्तमश यह भी करता है। मुझे तो पहले इस पर शक था, अब यकीन भी। वजदान नरमी से बताने लगा, मगर अभी इसकी बात मुकम्मल न हुई थी कि मिशाल का थप्पड़ इसका मुंह बंद करा गया। वो बेयकीनी के आलम में गाल पर हाथ रखे मिशाल को देखता रह गया, जो सुर्ख आंखों से इसी को देख रही थी। आपको क्या लगा हम इतनी बेवकूफ़ है जो रियल पिक और एडिट पिक में ना समझ पाए? पहली बात कि अल्तमश इस तरह की गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते, और दूसरी बात, अगर आपने आइंदा अल्तमश को हमारी नज़रों में गिराने के लिए इनके खिलाफ हमसे कोई बात की, तो हम इसी वक्त आपसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे। मिशाल ने गुस्से से उंगली उठाकर इसे बावर कराया, फिर कैफ़े से निकलती चली गई। इतना तो वो भी जान चुकी थी कि वजदान अल्तमश से तब था, पर यह बात वो मुसलसल इग्नोर करी थी, मगर वजदान की इस हरकत पर इसका गुस्सा काबू में न रह पाया। इधर वजदान जो मिशाल के जाने के बाद सख्ते में बैठा था, होश आने पर इसकी आंखें खून आलूद हो गई। मिशाल की जुरत पर इसका बस ना चला कि अभी जाकर इसके चौरा तबक रोशन कर दे। कैफ़े में बैठे आसपास के लोग इसकी तरफ देख रहे थे। वो गुस्से में चेयर पर ठोकर मारता कैफ़े से निकला। इस थप्पड़ को बहुत लाइटली लिया तुमने मिशाल एजाज। मैं तुम्हें पसंद करने लगा वो अलग बात, मगर थप्पड़ की माफ़ी नहीं मिलेगी स्वीट हार्ट। इसने अपना गाल रगड़ते हुए जहरखंद लहजे में बोला। अल्तमश ऑफिस में बैठा मुसलसल मिशाल के बारे में सोच रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था इसको ना सोचने की, मगर लड़की इसके हवासों पर तारी हो चुकी थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसके अंदर की घुटन बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था अपनी फीलिंग मिशाल से शेयर करना, मगर नेहा का सोचकर खामोश हो जाता। ओ तेरा दिल बड़ी सच्ची तो लॉयल है ना। अपनी खुशी के लिए कम से कम वो किसी दूसरी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता था। इसने अपनी पेशानी मसली, फिर एक बैग उठाता हुआ ऑफिस से निकलने लगा। तभी इसके नंबर पर सफ़ियान की कॉल है। हेलो, इसने रिसीव करते हुए कहा। यार तामी काम पड़ गया। सफ़ियान की परेशान आवाज़ आई। बोल यार, वो तू अभी रेड लाइट एरिया में आ सकता है? सफ़ियान ने झिझक कर पूछा। व्हाट, पर क्यों? अल्तमश ने हैरत से कहा। यार ये बिलाल कमीना है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। अब तो खुद नशे में धुत पड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा, और दूसरा मेरी कार भी ख़राब हो गई, तो सिर्फ हमें पिक करके घर छोड़ दे। सफ़ियान ने तफसील से बताकर आखिर में मिन्नत से कहा। तुम गधों को किसने कहा था ऐसी जगह जाने को? मरो वहीं पर, मैं नहीं आ रहा। अल्तमश ने गुस्से से फ़ोन रखने लगा। प्लीज़ तामी यार, गलती होगी, आइंदा पक्का इस कमीने की बात नहीं सुनूंगा, पर अभी आ जाए यार प्लीज़। इसने इल्तिजा की तो अल्तमश ने लब भेज कर कॉल काट दी, फिर घर पर बैठ कर इसकी तरफ निकला। कहाँ है? इस एरिया में पहुंचते सफ़ियान से सामने खड़ा नजर आया, तो इसने से बिलाल का पूछा। अंदर लाना पड़ेगा बाहर। सफ़ियान ने कहने पर इसे लब भेजे। तो बाहर लेकर आ इसे। इसने तपकर कहा। यार बहुत भारी है, मैं नहीं ला रहा। सफ़ियान बोलता हुआ इसकी कार में बैठ के, जबकि अल्तमश का दिल चाहा इसे पीट कर रखते। मैं भी अंदर नहीं जा रहा, चलना तो साथ चल, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। इसने गार्ड का गेट खोलकर सफ़ियान से कहा, तो मुँह बनाता हुआ इसके साथ हो लिया। और इधर दोस्त बंदा वैसे डॉग्स देंगे बाद में नहीं, इनकी वजह से इसके ऊपर मुझे लगता है मुसीबत आनी है। बिलाल को लेकर वो लोग निकल रहे थे कि अल्तमश को एक रूम से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। वैसे तो ये अखलाकियात के खिलाफ था, मगर फिर भी अल्तमश ने आहिस्ता से रूम में झांका, जहाँ तकरीबन 19 साल की एक लड़की को मार मार कर नाचने का बोला जा रहा था। मगर वो रोते हुए इनकार कर रही थी कि मज़ा अल्तमश के माथे पर बल ले आए। इसे गुस्सा है इन औरतों पर जो ज़बरदस्ती नचवा रही थी। अल्तमश को वो लड़की बहुत बेबस लग रही थी। कहाँ खो गया भाई, चल ना। सफ़ियान के आवाज़ पर निगाह फेर कर इसे देखने लगा, फिर सर झटक कर इन दोनों के साथ चल दिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? वजदान जो रेशम बाई के कोठे पर अपना मुंह ठीक करने आया था, वहाँ अल्तमश को देखकर इसे हैरत का झटका लगा। मगर इसके साथ दो लड़कों को देखा, जिनमें से एक नशे में धुत था, तो आहिस्ता से इनके करीब जाकर मामला समझने की कोशिश करने लगा। आइंदा अगर इस जगह पर तुम लोग आए तो यकीन करो मैं नहीं आऊँगा पिक करने। बाहर आकर अल्तमश ने सफ़ियान को वार्निंग दी, जिस पर वो खामोश रहा। फिर कहा, हमारा चोट, तू ये बता अंदर किसको देख रहा था जो होश ही नहीं रहा तुझे? सफ़ियान ने एक आइब्रो उठाकर पूछा, तो अल्तमश को फिर वो रोती हुई लड़की याद आई।
इसे लग रहा था कि इस लड़की को ज़बरदस्ती इस गंदी जगह पर रखा गया। बताना, अगर फिर इरादा तेरा आने का तो बोल दे। बिलाल को कार में बिठाकर सफियाने से खामोश देखकर मजाकन का, इरादा तो है आने का, और वो भी कल ही। अल्तमश ने जैसे किसी फैसले पर पहुँच कर कहा, मगर इसकी बात पीछे खड़े वजदान ने बखूबी सुनी। पहले तो इसने सोचा था कि अल्तमश की पिक लेकर मिशाल को दिखाए, मगर इसका थप्पड़ याद आने पर इसे लब भेजे। अल्तमश की दूर जाती कार को देखते हुए वजदान लब दांतों में दबाए कुछ सोचने लगा। तो हमारे नेक सिर अल्तमश कल भी इस गंदी जगह पर आएंगे, पर क्यों? चलो कोई नहीं, जिस वजह से भी आए मेरा काम तो बन जाएगा। वह किसी नतीजे पर पहुंचकर बोला। एक जहरीली मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। सफियान और बिलाल को ड्रॉप करके घर पहुंचा तो माहौल बहुत खुशगवार था। मिशाल सभी को मिठाई खिला रही थी। सबको इस कदर खुश देखकर इसे हैरत हुई। तभी मिशाल की इस पर नजर पड़ी। आप आगे अल्तमश, ये लीजिए। मिशाल ने इसके पास आकर खुशी से कहा, मिठाई का डब्बा आगे किया। किस बात पर मिठाई खिलाई जा रही है? अल्तमश ने हैरत से सबको देखकर पूछा। अरे भाई, आपको नहीं पता, आज मिशाल और आपका रिजल्ट है। विशाल का हमेशा की तरह A+ आया, पर इसके साथ साथ बापा के निकम्मे नालायक और पढ़ाई से दूर रहने वाले बेटे का भी A ग्रेड आया। हादी ने जिस अंदाज में कहा, अल्तमश ने तब कर इसकी तरफ देखा, मगर इसकी बात पर गौर करने के बाद इसने खुशगवार हैरत से मिशाल को देखा, जो आंखों में खुशी की चमक लिए अल्तमश को देख रही थी। फिर इसकी नज़र जमान साहब की तरफ की तो वो भी इसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। आज मुझे फ़ख्र हो रहा है अपने पोते पर, आखिर पढ़ने लगा तो सीधा A ग्रेड ले आया। हैदर साहब ने कहा तो अल्तमश इनके पास आकर मुस्कुराते हुए इनके गले लग गया। हमें क्या पता कि मेहनत करके नंबर आएंगे फिर चीटिंग से। हादी ने मुंह बनाकर कहा तो अल्तमश ने आगादान से अलग होते हुए से घूरा। मैं तुझे बताता हूँ ये नंबर कैसे आए। अल्तमश के कहने के साथ हादी इसके पीछे दौड़ लगा, जबकि हादी हंसते हुए भाग। लाउंज में दोनों की हंसी और शोर की आवाज़ गूंज रही थी। आमना बेगम ने एक नज़र सबको देखा जो इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने दिल से दुआ की इनके घर की खुशियाँ यूं ही रहे, मगर वो नहीं जानती थी कि खुशियाँ आर्जी हैं, क्योंकि इन लोगों के मुकद्दर में तकलीफ़ें लिखी जा चुकी थी। ऊपर खड़ी नूर खामोशी से नीचे सबको हंसता देख रही थी। खुशी की कोई रमक न थी इसके चेहरे पर, और होती भी क्यों। जान से अजीज़ बहन 2 दिन बाद एक ऐसे इंसान के हाथ में जा रही थी जिसका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था। वही खामोशी से अंदर अपने रूम में आकर बैठ गई। वजदानी से बेबस कर दिया था। चाहकर भी वो किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। मुंह खोला तो इज्जत का तमाशा बन जाएगा। वजदान का सोचते से वो पल याद आया। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर निकल गए। इसने गुस्से में अपने होंठ और गर्दन को हाथों से रगड़ा। खुद से कराहियत महसूस हो रही थी। बेबसी से वो फिर घुटनों पर सर रखकर रोती। नूर कहाँ है? अल्तमश ने डिनर पर अचानक पूछा तो सबने नूर की गैर मौजूदगी महसूस की। बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, अपने रूम में आराम करिए। रेहाना बेगम के कहने पर हादी को तशवीश हुई से बेसाख्ता वो रात याद आई जब नूर बिखरे हुए हलिये में घर आई थी। इसी रात से तो नूर बदल सी गई थी, पर क्यों? अब बड़ा तुम्हें हो रहा है। हाय, आखिर हो क्या गया इस लड़की को? कल मेहंदी सभी कजन्स आएंगे और आज इसकी तबीयत खराब। मैं एंजॉय कैसे करूंगी इसके बगैर? हानी ने खाने से हाथ रोककर परेशानी से कहा। लानत है तुम्हारे ऊपर भी। सिर्फ तुम्हारी एंजॉयमेंट में तस्वीरों में वो याद आ रही है, वैसे तुम्हें उसकी बात सुनना भी नहीं याद। कुछ नहीं हुआ इसे, बस मिशाल के जाने पर उदास है। आलिया बेगम ने सबको तसल्ली दी, मगर इनकी बात से अल्तमश के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। इसने मिशाल को देखा जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अरे चंदा, तुम तो मत रो, इधर देखो, हम इस्तान से कहेंगे वो रोज़ तुम्हें हमसे मिलवाने लेकर आए। आलिया बेगम ने विशाल को रोता देखकर इसके पास आकर प्यार से कहा, इसकी पेशानी चूम ली। जबकि रेहाना बेगम भी आप दीदा आंखें उठकर विशाल के गले लगी। यहाँ पर तो फुल इमोशनल सीन शुरू हो गया। मेरी तो आंखें भीग गई हैं देखकर। हादी ने रोने की एक्टिंग की, जिस पर सब एक साथ हंसती है सवाए अल्तमश के भी हुई संजीदगी से मिशाल को देख रहा था। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर साझा कीजिएगा। कैसा लगता है आपको, क्या होगा नेक्स्ट? मतलब वजदान वाकई में इनमें फूट डलवा सकेगा या ये रुखसत होकर मिशाल वजदान के साथ चली जाएगी? क्या होगा? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो को एंड करेंगे। रियाज पर ज़बरदस्त नावल, थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट नावल था जो चले तो जहाँ से गुजर गए इस चैनल के ऊपर। तहा अदील, नाइस एपिसोड, थैंक यू। मूसा सईद आ गया, छा गया, थैंक यू। इरम शब्बीर, वालेकुम अस्सलाम, डन, थैंक यू। शैलो, एक्साइटेड फॉर टुमारोज एपिसोड, व्हाट विल बी अल्तमश डिसीजन, सो एक्साइटेड, लव योर स्टोरी। आ गई है नेक्स्ट एपिसोड। अब बताइएगा आगे क्या होता। खैर, एक बार रमज़ान के बाद इंशाल्लाह उधर जाएंगे। नावल अच्छा है, चले कोई नहीं, रमज़ान के बाद उधर चली जाइएगा। अभी सब्सक्राइब तो करके आए ना चैनल को जाके। मुबशरा काशिफ, नाइस। मुबशरा, आप भी मुझे उस चैनल पे नज़र नहीं आई, नावल आर्चर 0.2 पे। हनान हसन, आप आई एम सैयद नूरुलैन ज़हरा, मैं आपकी नावल सुनती हूँ बट कमेंट फर्स्ट टाइम किया, सॉरी बट योर नावल एंड योर वॉइस इज़ ऑसम। थैंक यू वेरी मच डियर नूर। आप कमेंट करती रहा करें ताकि आप मेरे माइंड में रहे, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सायरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड नावल, थैंक यू। मालिक सबा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्तमश और मिशाल दोनों बहुत पसंद है। इनकी दोस्ती सब खरों के सामने। अल्तमश ने अच्छा बेवकूफ़ बनाया मिशाल को। मासूम सी मिशाल के अल्तमश के दोस्त नहीं पसंद आए ज़रा भी। मुझे भी नहीं आए, जहर लगते हैं मुझे। सही कहते हैं लोग, इंसान की पहचान इसके दोस्तों से होती है, नो डाउट। लेकिन ये अल्तमश के दोस्त, मिशाल कितनी केयर करती थी अल्तमश की, ये यहाँ मुझे जहर से बुरी लगी। और इसकी बातों में भी आ गया अल्तमश, इसे शादी के लिए राज़ी हो गया। तब मुझे हीरो साहब सख्त जहर लगे थे। मैंने भी
अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। दुआ में याद रखे, जज़ाकल्लाह। प्रिंसेस हमीन की बातें उफ़ बहुत प्यारी बातें करता है, दिल करता है बस उसको कन्वर्सेशन ही होती रहे सबसे। लेकिन सलार की बीमारी ने बहुत सैड किया। सलार की बीमारी वाकई दुखी करने वाली थी। हमीन सिकंदर तो फिर सलार के बाद नावल की जान था। आब हयात पढ़ने का थोड़ा बहुत मज़ा ही उससे आया, नहीं तो मेरे हिसाब से तो नावल आब हयात वहाँ पे एंड हो जाना चाहिए था जहाँ पे सलार और इमामा की स्टोरी होती थी। अफ्रीका बात था, बाका बात था, पता नहीं की बात था बिच। Niti Vyas, I have been listening to audiobooks for months. Today I came across your channel and I loved your voice. Thank you very much, dear. जो कमेंट्स आप बीच बीच में करती हो बहुत फ़नी हो वो, क्योंकि मेरे पास डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है, सो आई फील जैसे आप डिस्कस कर रही हैं। बेस्ट ऑफ लक सिस्टर, थैंक यू वेरी मच डियर। और आप मज़ीद नावल इंजॉय करना चाहती हैं तो दूसरा चैनल नावल ऑर्चिड 0.2 भी सब्सक्राइब करें जल्दी से। प्रिंसेस बहुत 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 अच्छी एपिसोड थी। छोटा सलार तो बहुत ज़हीन है, बिल्कुल शिकार सिकंदर की तरह। आहो सीधी गंदी औलाद है, जहानत कुट कुट के परी 150 आई की वो। ये तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको आज की एपिसोड? राय का जरूर सहार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।